सभी को नमस्कार। आज मैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दूंगा। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं राष्ट्रवादी काव्य धारा से जुड़े हुए कवि थे। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण गुप्त श्री राम के परम भक्त और कवि थे। उनकी माता का नाम सरयू देवी था। सरयू एक उत्तर प्रदेश नदी भी बहती है। परिवार में भक्तिपूर्ण वातावरण के कारण मैथिली शरण गुप्त के मन में बचपन से वैष्णव भक्ति के संस्कार पड़ गए। आरंभ से हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने के साथ साथ वे कविताएं भी लिखते रहे। ये कविताएं आरंभ में तो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले जातीय पत्र वैश्य उपकारक में प्रकाशित होती और बाद में सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। ये भी एक पत्र था जो प्रकाशित होता था, सरस्वती। श्री मैथिली शरण गुप्त युग के अनुरूप चलने वाले सजग कवि थे। उन्होंने आजीवन समाज में व्याप्त संकीर्णताओं में बुराइयों का अपने काव्य के माध्यम से विरोध किया तथा विभिन्न संस्कृतियों धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसा प्रयास आज के कवि महोदय करें, उनसे मैं आह्वान करता हूँ। सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े रहने पर भी उन्होंने युग धर्म की उपेक्षा नहीं की। वे आजीवन साहित्य सेवा में लीन रहे। उनकी महान साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की तथा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया और गुप्त जी 12 दिसंबर 1964 को इस नश्वर संसार को त्याग कर स्वर्गवासी हो गए। जब उनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो मैं उनकी प्रमुख रचनाएं बता रहा हूँ। श्री मैथिली शरण गुप्त उदार विचारधारा के कवि थे। वे राम भक्त होते हुए भी उन्होंने द्वापर में कृष्ण भक्ति, काबा और करबला में इस्लाम धर्म, ये उनकी रचनाओं के नाम हैं। द्वापर, काबा और करबला और गुरुकुल में सिख धर्म की मान्यताओं का प्रतिपादन किया और काबा और करबला में इस्लाम धर्म की मान्यताओं का और द्वापर में श्री कृष्ण भक्ति का गुणगान किया है। उन्होंने यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के गरिमापूर्ण चरित्र का वर्णन किया है। जो उनकी रचना जयद्रथ वध, महाभारत की घटना के आधार पर लिखा गया खंड काव्य है। जयद्रथ वध, स्वदेश संगीत और मंगल घट उनके आरंभिक काव्य संग्रह हैं। जंकार उनका उल्लेखनीय गीति काव्य है। जय भारत और साकेत महाभारत और राम भक्ति पर आधारित महाकाव्य हैं। इनके अतिरिक्त भारत भारती, किसान, सिद्धराज, पंचवटी, शरंगरी, हिडम्बा, युद्ध, विष्णु प्रिया, अर्जन और विसर्जन, नहूस, रत्नावली भी उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। कुणाल गीत आदि उनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। तितोलमा, चंद्रहास, पृथ्वीपुत्र, लीला और अनघ उनके गुप्त जी के नाटक लिखे हुए हैं। अब मैं उनके काव्य की विशेषता बताऊँ। काव्यगत विशेषताएं क्या थी? गुप्त जी का काव्य भाव और भाषा दोनों दृष्टि से उच्च कोटि का है। उनकी अभिव्यक्ति भावों के अनुरूप है। उनके काव्य में जैसे भाव हैं वैसी ही उनकी भाषा, शैली, छंद और अलंकार हैं। उनका काव्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। उनको समन्वयवादी कवि भी कहा जा सकता है। नव प्रेम, राष्ट्रीय भावना, भक्ति भावना, गांधीवादी भावना आदि उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। उन्होंने काव्य की सभी विधाओं, प्रबंध, मुक्तक, गीति काव्य आदि पर अपनी लेखनी चलाई। उनके काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टव्य हैं। उनकी जो काव्य की विशेषताओं, प्रथम बात मैं करूँगा, राष्ट्रीय चेतना का उद्घाटन किया उन्होंने अपने काव्य द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा। गुप्त जी काव्य का प्रमुख स्वर राष्ट्रीय चेतना का स्वर है। राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। और जो नवोदित जो कवि महोदय हैं वो भी उनसे प्रेरणा लें, उनकी रचनाओं से, उनकी शैलियों से, उनकी विशेषताओं से। तो राष्ट्रीय चेतना का उद्घाटन किया गुप्त जी ने। गुप्त जी काव्य का प्रमुख स्वर राष्ट्रीय चेतना का स्वर है। भारत भारती में कवि
पाठक का ध्यान देश की वर्तमान दुर्दशा की ओर आकर्षित करके गौरवपूर्ण अतीत की स्मृतियों के वो उसमें क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय चेतना का उद्घाटन किया उन्होंने एक प्रकार से अपने काव्य द्वारा। भारत भारती में जो कवि महोदय ने जो देश की जो दुर्दशा थी उस समय जब लिखा, उसका रचना की भारत भारती की, तो लोगों को गौरवपूर्ण अतीत की स्मृतियों द्वारा पराधीनता से मुक्त होने का आह्वान करता है। इस प्रकार से किसान में देश के किसानों की दयनीय स्थिति प्रकाश डाला गया है। किसान में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने उनके बारे में ठीक ही कहा है, राष्ट्र की और युग की नवीन स्फूर्ति, नवीन जागृति के स्मृति चिन्ह हिंदी में सर्वप्रथम गुप्त जी के काव्य में मिलते हैं। मैं थोड़ा सा साथ साथ जो हिंदी के नए जो सीखने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, मैं विशेष रूप से ये कहूँगा, और हम जैसे भी सीख सकते हैं, वो कहते हैं सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। ये एक जगह मैंने पूछा था, जो चिन्ह नहीं, ये चिन्ह बोला जाएगा, और ये हम ज़्यादातर जो हिंदी विषय संबंधित जो व्यक्ति नहीं वो इसको चिन्ह बोल देते हैं। ची है हलंत और न चिन्ह, तो उनके काव्य में स्मृति चिन्ह जो हैं वो नवीन जागृति के स्मृति चिन्ह देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि 1936 में महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्र की उपाधि से विभूषित किया था। और मैं थोड़ा सा जो श्रोता साथियों से एक थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं ये जो आधा स है स्मृति चिन्ह की जो बात है, ये जो आधा स जो होता है इसमें ई की हल्की सी ध्वनि आनी चाहिए। कई बार इसको हम कई बच्चे जो हैं वो प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में स्मृति पढ़ देते हैं, और नीचे भी रे नहीं री है, स्मृति पढ़ें, उच्चारित करें। हम सभी मिलकर धीरे धीरे भाषाई शुद्धता और हिंदी के विकास के लिए मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो भारत भारती में वे भारत के अतीत का गौरवगान करते हुए कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उन पूर्वजों की कृति का वर्णन अति अपार है, गाते नहीं उनके हमी गुण, गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर, तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे, वर वीर थे और ध्रुव धीर थे। तो ये उन्होंने भारत के अतीत का गौरवगान किया इन पंक्तियों के माध्यम से। अब मैं नारी के प्रति दृष्टिकोण की बात भी करूँगा। उनकी रचनाओं में उन्होंने नारी को स्थान दिया। गुप्त जी के हृदय में नारी के प्रति अपार सहानुभूति और करुणा थी। उन्होंने अपने काव्य में उर्मिला, यशोधरा, कैकेयी आदि उपेक्षित भारतीय नारियों को स्थान देकर नारी जाति गौरव को बढ़ाया। उनके नारी पत्थर भारतीय नारी के जीवन की आदर्श प्रतिमाएं हैं। गुप्त जी नारी के बहन, माँ और पत्नी रूपों का अधिक वर्णन किया है और प्रेमी का रूप का कम, यानी काफ़ी सौम्यता दिखाई उन्होंने अपनी नारी के प्रति दृष्टिकोण और रचना में भी। उनकी नारी भावना भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सर्वथा अनुरूप है। नारी के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो इससे समाज में नारी की जो उसमें जो व्यवस्था जो स्थिति थी उस पर उन्होंने कविता इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकाश डाला है अपनी रचनाओं में। प्रकृति वर्णन की जब बात करूं तो गुप्त जी प्रकृति के सुंदर चितेरे हैं, लेकिन उनके काव्य में छावादी कवियों जैसा प्रकृति वर्णन नहीं मिलता। उन्होंने प्रकृति के आलम्बन, उद्दीपन और मानवीय रूपों का चित्रण किया है। कहीं कि गुप्त जी ने प्रकृति के बड़े ही आकर्षक और सुंदर रूप प्रस्तुत कर अपनी अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। पंचवटी में चांदनी रात का सुंदर वर्णन देखिए। उनकी जो रचना पंचवटी है ना मैथिली शरण गुप्त जी की, उनमें ये कविताएं हैं, पंचवटी से ली गई हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो मैं उनके कला पक्ष और भाषा शैली की बात करूं, मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य का कला पक्ष भी अत्यंत विकसित है। उनके काव्य की भाषा सरल, सरस और भावानुकूल है। मैं सरसता की तरफ जाऊंगा कि बोलने में हम सभी को भाषा का सरस रूप अख्तियार करना पड़ेगा
अपनाना पड़ेगा, उसके अनुकूल हमें बनना पड़ेगा। ये सबसे मधुरभाषी बनने के लिए सरसता जरूरी है। उनकी भाषा भावों के अनुसार रूप बदलती चलती है। गुप्त जी ने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया है। तद्भव शब्दों के प्रयोग के कारण उनकी भाषा बोलचाल की साधन भाषा भी लगती है। ये तत्सम और तद्भव है सामान्य शब्द जो हिंदी के, और तत्सम उनका एक प्रकार से संस्कृत शब्दावली। नीर और पानी वाली बात है। आम और अमर, आम तद्भव है और अमर तत्सम है। कहीं के देशज शब्दों का भी सफल प्रयोग हुआ है। कई बार भी बच्चों को पता नहीं होता तत्सम शब्द कौन से, तद्भव कौन से। तद्भव हैं हिंदी रूप में और तत्सम है संस्कृत रूप में, यानी ज़्यादा मूल शब्द टाइप में जाना पड़ेगा। लोक प्रचलित मोहरों लोकप्रिय प्रयोग के कारण भाषा में रोचकता एवं सार्थकता का समावेश हुआ है। गुप्त जी के काव्य में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग सुंदर किया गया है। ये सबसे मेन बात है। लक्षणा शब्द शक्ति भी किसी भी व्यक्ति की भाषा को और रोचकता प्रदान करती है। तो मैं आज जो मैथिलीशरण गुप्त जी की रचनाएं, उनकी साहित्यिक परिचय, उनका जीवन परिचय आपको दिया है। आप ज़रूर अपनी बातें सब्सक्राइब करके वीडियो सुनिए, और मैं धीरे धीरे हिंदी के विकास के लिए सार्थक प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि लिखने में, कहते हैं कि हिंदी मातृभाषा नहीं, सभी विषयों की भी मातृ इसलिए है ये भाषा के साथ साथ। अच्छी हिंदी जो पढ़ने आ जाती है तो बच्चे को दूसरे विषय पढ़ने में भी साधक बनता है। वो उसकी आसानी से जब हिंदी की सक्षमता के साथ साथ वो अन्य विषयों को समझने की अपनी शक्ति विकसित कर लेता है। तो भाषाई समझ और विशेष रूप से हिंदी के वीडियो में इसी प्रकार से आपके पास डालता रहूँगा, जितने मेरे से बन पाएंगे। आप ध्यान से सुने और कहीं को कमी हो तो उससे मुझे अवगत भी करवाएं। मैं सुधार के लिए प्रयासरत हूँ। कहते हैं कि इतने शब्दों को उच्चारित किया गया, जरूर 2-4 शब्द कहीं खामी हो यानी कमी हो तो ज़रूर मुझे इस तरह के शब्दों के प्रति आगाह करें और बताएं। मैं उनमें सुधार आपके सुझाव जो हैं वो आमंत्रित हैं। धन्यवाद।